नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले हर फव्वारे को शिवलिंग बता देंगे। जी हाँ, ताजमहल को भी बता देंगे कि यह भी शिवलिंग है। तो क्या सारे फव्वारे बंद कर दिए जाएंगे? इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें, यासीन साहब ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जिसको, जी हाँ आप समझिए, जिसको ये लोग हिंदू पक्ष के लोग शिवलिंग बता रहे हैं, दरअसल वो एक फुव्वारा है, उसमें रायट डालकर भी बताया गया है। पहली बार यासीन साहब ने जो है यहाँ पर उनका इंटरव्यू दिया है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कंगना राणावत पर बरसी पायल रस्तोगी। बोले मैं बद्दुआ देती हूं कि तुम्हारी फिल्म धाकड़ फ्लॉप होगी। बताएंगे आखिरकार पूजा करने वाली पायल रस्तोगी क्यों जो है यहाँ पर कंगना के ही खिलाफ हो गई हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, हार्दिक पटेल है भगोड़ा। जी हाँ, हार्दिक पटेल डरता है। जब बीजेपी ने डंडे बरसाए तो कांग्रेस में आ गया। अब जब कांग्रेस ने बात नहीं मानी तो कांग्रेस छोड़ दी। बताएंगे दोस्तों हार्दिक पटेल के कांग्रेस छोड़ने पर क्या बोले कांग्रेस के बड़े नेता। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, एमआई के नेता दानिश कुरैशी की हुई गिरफ्तारी। बोले फिलहाल शिवलिंग को लेकर दिया था विवादित बयान। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट सुना सकते हैं बड़ा फैसला। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दोस्तों, ज्ञानव्यापी मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा आदेश दे सकते हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, ममता बनर्जी का मोहन भागवत पर बड़ा हमला। बोले मोहन भागवत बंगाल आ रहा है, बचकर रहना कहीं दंगे ना हो जाएं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों योगी आदित्यनाथ का मदरसों पर बड़ा फैसला, नहीं मिलेगा मदरसों को फंड। जी हाँ दोस्तों, अब मदरसों को फंड नहीं दिया जाएगा सरकारी। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर कमलनाथ का दोस्तों शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा हमला। बोले सही तरीके से आरक्षण के बारे में सरकार ने नहीं समझा और ना ही पूरा आरक्षण दिया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल से चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैला रही है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, कोर्ट के जो एक्ट है 1991 का दोस्तों, उस एक्ट को झुटलाया जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है। आप समझ लीजिए, आज एक बात मैं आपको अच्छे से समझा दूं, 1991 का एक्ट हो या फिर कोई और सा एक्ट हो, अगर बीजेपी ने यह ठान लिया है कि वो मस्जिद पर कार्रवाई करवाएगी तो दोस्तों वो करवा कर रहेगी, चाहे फिर कोई कुछ भी कर ले। और इसी बात का अंदेशा असदुद्दीन ओवैसी ने जताया है। ओवैसी ने कहा कि हालांकि ये बात सच है कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है, लेकिन अगर इस एक्ट के खिलाफ गई तो समझना कि इंसानियत के खिलाफ होती जा रही है बीजेपी। क्योंकि इस एक्ट को दोस्तों कोई भी झुटला नहीं सकता। इस एक्ट को सब मानते हैं और संविधान से अगर कोई खेलेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि वो संविधान के खिलाफ हो जाएगा। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि 1991 का एक्ट इस मस्जिद पर जो है यहाँ पर लागू नहीं होता, ओवैसी ने कहा कि वो पढ़े लिखे अनपढ़ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान पाया हुआ है। आपको बताता चलूं दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उस जिसको शिवलिंग बताया जा रहा है दरअसल वो एक फव्वारा है और फव्वारे में बकायदा राड भी डाली गई और बताया गया कि देखो भैया इसमें से पानी निकलता था। लेकिन दोस्तों अंधभक्त उसको जो है शिवलिंग कह रहा है, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर भड़ास निकाली। ओवैसी का कहना है कि फिलहाल फव्वारे को ही शिवलिंग बताया जा रहा है। ओवैसी साहब ने कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल को ये ताजमहल के फव्वारों को भी शिवलिंग बता देंगे और कहेंगे कि इन सारे फव्वारों को बंद कर दिया जाए। ओवैसी ने कहा कि आज मेरा दिल बहुत दुख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों बाबरी मस्जिद के साथ हुआ था, अब दूसरा इतिहास दोहराने की कोशिश की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम इस चीज को नहीं मानते। मैं पहले ही दिन से जो है यहाँ पर इसके खिलाफ हूं, सर्वे के खिलाफ। मैं इस सर्वे को नहीं मानता क्योंकि डारे कि 1991 के एक्ट को झुटलाता है। और आप समझिए दोस्तों, ये एक्ट इसलिए नहीं है कि सिर्फ मस्जिदों को बचाया जाए, ये इसलिए भी है दोस्तों कि कोई से भी धर्म पर, चाहे वो हिंदू धर्म के भाई हों, चाहे मुस्लिम धर्म के भाई हों, या फिर क्रिश्चियन धर्म के हों, या फिर सिख हों, किसी के भी धर्म पर जो है यहाँ पर ऐसे रोक नहीं लगा सकते। और यही कारण है दोस्तों जो बार बार इस चीज को कहा जाता है। लेकिन आज जो देश में हो रहा है दोस्तों, उसको देखकर भी दिल दुखता है। पहले हमारे देश में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत की बात हुआ करती थी। आज हिंदू मुसलमान पर बात होती है, जाहिर सी बात है दिल तो दुखेगा ही। आप और हम आज जो देख रहे हैं वो शायद ही हमने इससे पहले 50 सालों में कभी किसी ने देखा हो, हमारे माँ बाप ने देखा हो। समझिए, हम तो इतनी उम्र के आप और हम हैं नहीं।
होंगे, जो लोग होंगे वाकई में उन्होंने देखा होगा। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि इस मामले को एक बड़ा तुल दिया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, हार्दिक पटेल निकला भगोड़ा, कांग्रेस को छोड़कर भाग निकला। दरअसल दोस्तों हार्दिक पटेल के मन की नहीं करी कांग्रेस ने, तो हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को छोड़ दिया। लेकिन गोदी मीडिया कह रही कि हो क्या रहा है, आपका यूथ एक एक कर कांग्रेस को छोड़ रहा है। जबकि दोस्तों आप समझिए ये कहीं ना कहीं पता ही नहीं है मानक गुप्ता को कि बीजेपी के कहने पर जो चीज नहीं करना चाहती कांग्रेस वो नहीं करेगी। और दोस्तों हार्दिक पटेल के काफी दिनों से बागी सुर चल रहे थे, ये आप भी जानते हैं। दरअसल दोस्तों हार्दिक पटेल चाहते थे कि गुजरात में कुछ बदलाव हो, कुछ ऐसे लोगों को चुना जाए जो पार्टी के काम आए। लेकिन दोस्तों जो बेसिकली रणनीतिकार हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर हैं या फिर दोस्तों मनु गोलू हो, उन्होंने राहुल गांधी को कुछ और सलाह दी है। और यही कारण दोस्तों जो कांग्रेस ने अब बागियों को पार्टी से बाहर निकालना शुरू कर दिया है। हार्दिक पटेल दोस्तों लगातार पार्टी के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे। वो चाहते तो जो यहाँ पर सीधा सीधा कांग्रेस में अपनी बात रख सकते थे, लेकिन वो भी दोस्तों सीधा सीधा सिद्धू की राह पर निकल पड़े थे। जैसे कि सिद्धू पंजाब की सरकार पर ही निशाना साधते थे, वैसे ही हार्दिक पटेल अपनी सरकार पर निशाना साधते थे। यही कारण है जो कांग्रेस ने उनको बाहर निकालने का प्लान पहले ही बना लिया था। लेकिन अब दोस्तों आपको बता दें हार्दिक पटेल कांग्रेस से बाहर हो गए, बताया जा रहा है बीजेपी में भी जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि हार्दिक पटेल को कोई भी झेलना नहीं चाहता था। हार्दिक पटेल अपनी चला रहे थे, इसको पार्टी में भरा जाए, उसको भरा जाए। अरे भैया एक रणनीतिकार का दिमाग अलग होता है और तुम्हारा दिमाग अलग है। और यही कारण है दोस्तों जब सोनिया गांधी ने पूरी कांग्रेस की कमान अपने हाथ में संभाल रखी है, लेकिन हार्दिक पटेल को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनकी बात क्यों नहीं मानी कांग्रेस ने, और इसीलिए हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है, वो बहुत बड़ी बड़ी चोटें खा चुकी है, नेताओं के आगे कांग्रेस झुक गई है और कई नेताओं की बात मानकर उनको टिकट भी दिए, उनकी बातें भी मानी। लेकिन अब कांग्रेस ने ये छोड़ दिया ये सब करना। कांग्रेस का सीधा ऐलान है अब सिर्फ जो भी डिसीजन होगा वो सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी का होगा। सोनिया गांधी चाहेंगी तो वो इंसान पार्टी में रहेगा, नहीं चाहेंगी तो वो पार्टी से बाहर निकलेगा। इसके साथ हम ये भी बता दें दोस्तों कि सोनिया गांधी का ये फैसला बहुत अच्छा भी है, और इसलिए भी अच्छा है दोस्तों क्योंकि कहीं ना कहीं जो हो रहा है और जो हार्दिक पटेल चाह रहे थे वो ऐसा लग रहा था दोस्तों जो कांग्रेस को वो बर्दाश्त नहीं था। जाहिर सी बात है जो चीज कहीं ना कहीं साबित ना हो उसको निकाल देना चाहिए। और इस बात को दोस्तों साफ देखा जा सकता है कि आज जो देश में हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का बड़ा हाथ है। हार्दिक पटेल हो या फिर दूसरे नेता, बीजेपी कहीं ना कहीं उनको भरती है और वो लोग फूट पड़ते हैं कांग्रेस पर। लेकिन कांग्रेस का ये अच्छा डिसीजन है जो हार्दिक पटेल की बात कांग्रेस ने नहीं मानी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों यासीन, जी हाँ आपको बता दोस्तों ट्रस्टी जो हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंजुमन इंतजामिया के जो हिस्सेदार हैं यासीन साहब, उन्होंने एक बड़ी बात बोल दी है। दरअसल आपको बता दें यासीन साहब का कहना है कि जिस लोगों को जिस चीज को हिंदू पक्ष और हिंदू भाई शिवलिंग बताया जा रहा है, जिनको गुमराह किया जा रहा है, हम उनको बता देना चाहते हैं कि ये शिवलिंग नहीं बल्कि फवारा है और उसमें आज भी पाइपलाइन लगी थी और उसमें से पानी आता था। आपको बताता चलूं दोस्तों फवारे को शिवलिंग बताया जा रहा है, ऐसा मुस्लिम पक्ष का दावा है। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि शिवलिंग और उसमें बहुत फर्क होता है दोस्तों। फवारे में जितना हमें देखने में लग रहा है दोस्तों, जितना हम समझ रहे हैं उतने में दोस्तों हमें यही समझ में आ रहा है कि फिलहाल वो कहीं से भी शिवलिंग नजर नहीं आता। ये इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि हमने कई शिवलिंग देखे हैं। आप समझिए शिवलिंग का गोल आकार होता है दोस्तों और उसमें कहीं पर भी छेद नहीं होते, लेकिन इसमें छेद है। इससे यह साबित हो जाता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं उस चीज को शिवलिंग बताया जा रहा है लेकिन वो शिवलिंग है नहीं। तो क्या दोस्तों इस बात को कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि फिलहाल जिस चीज को शिवलिंग बताने की कोशिश की जा रही है वो तो शिवलिंग है ही नहीं। और आज जो दोस्तों जगह जगह मंदिर मस्जिदों पर सवाल उठ रहा है, आप समझिए सिर्फ अब ज्ञान व्यापी का मामला नहीं रह गया है, अब जानबूझकर अंधभक्त हर जगह सवाल उठाएंगे। पहले बाबरी मस्जिद थी और उसके बाद ज्ञान व्यापी मस्जिद आई, उसके बाद दोस्तों काशी वाली मतलब वो भी आएगी, ईदगाह भी आएगी, शाही ईदगाह। आप समझिए ऐसे तो फिर जो है यहाँ पर हर कोई उठकर आ जाएगा मुंह उठाकर और वो कह देगा कि भैया यहाँ पर शिवलिंग है, इसको खोद दिया जाए, मस्जिद पर वीडियोग्राफी की जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो निचली अदालत ने
जो फैसला दिया है दोस्तों लोअर कोर्ट ने, उसके ऊपर कई गंभीर सवाल उठ रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि सरकार के दबाव के कारण ही कोर्ट ने यह फैसला दिया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, मोदी सरकार खुद चाहती है कि देश में इस तरीके का माहौल हो। खुद अजीत अंजुम सर ने भी एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कहा है कि फिलहाल जो मोदी चाहते थे वही हुआ। देश दोस्तों अब महंगाई को भूलकर ज्ञान व्यापी के पीछे पड़ गया, और ऐसा का ऐसा ही दोस्तों बाबरी के टाइम भी हुआ था। मोदी अच्छे से जानते हैं कि जब जब 2024 आने वाला हो तब तब इस तरीके की चीजें करो ताकि आने वाले समय में वोट हमें मिल जाए और लोग हमें जिता दे। और सच मानिए तो आज देश में ऐसा माहौल भी बनाया जा रहा है। ना ही नौकरियां हैं, ना ही दोस्तों आप समझिए लोगों के पास इतना पैसा है कि वो अपना घर चला सके। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार ने लोगों को हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर भड़ा दिया है। और सच मानिए दोस्तों, इस जाल को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल भी है, क्योंकि दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में ये बातें बैठ जाती है, जो लोग हिंदू मुसलमान के हिसाब से ही सोचने लगते हैं, जिन लोगों की सोच कभी अच्छी हुआ करती थी। पुराने जमाने के लोग देखिए दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के बारे में मैंने खूब सुना है, उनके वीडियो भी देखे मैंने। उनका एक अलग ही तरीका था दोस्तों, उनके बात करने का तरीका बहुत ही प्यारा और बेहतरीन था। वो भी तो बीजेपी के थे दोस्तों। मुसलमान भी अटल बिहारी वाजपेयी को वोट दिया करते थे, ये आपको पता नहीं होगा। अटल बिहारी वाजपेयी का स्वभाव जो था वो हर किसी को पसंद आता था, यहां तक कि वो विपक्ष के नेताओं की भी तारीफ किया करते थे, सोनिया गांधी की भी तारीफ करते थे। और यही कारण दोस्तों, जो अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी में जमीन आसमान का फर्क है। अटल बिहारी वाजपेयी एक सुलझे हुए और समझदार इंसान थे दोस्तों, और नरेंद्र मोदी क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, एमआई के नेता की गिरफ्तारी पोस्ट करने के मामले में कर लिया गया दोस्तों, दानिश अंसारी को गिरफ्तार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, दानिश कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें ये गुजरात यानी कि अहमदाबाद एमआई के नेता है। इन्होंने एक पोस्ट किया था दोस्तों शिवलिंग को लेकर, जिसके बाद बताया जा रहा है कि वो आपत्तिजनक पोस्ट था, और इसीलिए इनके ऊपर जो यहाँ पर मामला दर्ज हुआ और इनको गिरफ्तार किया गया दो एफआईआर होने के बाद। आपको बताता चलूं दोस्तों, दानिश कुरैशी को गिरफ्तार करने के बाद कई साधु संतों का यह था कि इन्होंने हिंदू धर्म का वैसे शिवलिंग का मजाक उड़ाया। जबकि दोस्तों अगर आप इनकी पोस्ट जाकर देखेंगे दानिश कुरैशी की, तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं बोला गया है, जिसके कारण जो यहाँ पर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों, एमआई के नेता और एमआई खुलकर नरेंद्र मोदी का सामना कर रहा है। वो ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर खुली चुनौती दे रहा है। अब जिस तरीके से दोस्तों नफरत की राजनीति हो रही है, खास कर मंदिर और मस्जिदों पर, अब तो भैया समझ लो 2024 का जो प्लान है वो ऑन हो चुका है। और यकीन मानिए दोस्तों, कल 1991 के एक्ट पर क्या होने वाला है ये साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है। सब लोगों को बहुत उम्मीदें हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फैसला दे दे अच्छा, और ये कह दे कि फिलहाल आप इस एक्ट का उल्लंघन नहीं कर सकते, ये एक्ट बनाया गया है। लेकिन अफसोस की बात ये कि कल सुप्रीम कोर्ट में काफी सुनवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि फिलहाल आप इस एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। और काशी की अदालत ऐसा कोई फैसला दे ही नहीं सकती थी दोस्तों, क्योंकि ये मामला पहले से ही आप समझिए हाई कोर्ट में निलंबित है। तो निचली अदालत कैसे ये आदेश दे सकती है कि जाकर सर्वे करो? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। इसीलिए दोस्तों आप समझिए वाराणसी कोर्ट पर कई सवाल उठ रहे हैं, ऐसे वैसे सवाल नहीं, कई गंभीर सवाल। और ये मान लिया गया है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जिस तरीके से ये सब मामला किया जा रहा है, इसको लेकर मुस्लिम पक्ष का साफ कहना है कि कोर्ट एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। अब भाई यहाँ पर जाहिर सी बात है दोस्तों, मुसलमान अपना विश्वास कोर्ट पर से खोते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो कुछ सालों में जो फैसले आए हैं वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के खिलाफ ही रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हो ज्यादातर या फिर हाई कोर्ट के फैसले हो। इन पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है लोगों ने, सवाल खड़े किए हैं। पहले ऐसा हुआ करता था दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले या हाई कोर्ट के फैसलों पर सवाल नहीं खड़े किया करते थे, लेकिन आज जिस तरीके के फैसले आ रहे हैं उस पर अपने आप ही सवाल खड़े हो जाते हैं। क्योंकि लोअर कोर्ट ने जिस तरीके से ज्ञानव्यापी में वीडियोग्राफी की बात कही, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा शौक है मुस्लिम समुदाय के लिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, अब मदरसों को नहीं दिया जाएगा दोस्तों फंड। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें योगी आदित्यनाथ की कई बैठकों के बाद अब यह फैसला ले लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में मदरसों को फंड नहीं दिया जाएगा। यह है दोस्तों योगी आदित्यनाथ की समझिए सियासत। मुसलमान पक्ष को अब मदरसों में
जो फंड दिया करते थे वो देना ही बंद कर दिया है। आपको बताया दोस्तों, मदरसों में बच्चों को पढ़ाया जाता है, दीनी तालीम दी जाती है, जिसके चलते सरकार जो पैसा देती है उससे उन लोगों को तनख्वाह दी जाती है जो लोग मदरसों में पढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों अब सरकार ने ये ऐलान कर दिया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, कि वो मदरसों को फंड नहीं देगी। हालांकि जिन 558 मदरसों को सरकार फंड दे रही है पहले से, उनको फंड मिलता रहेगा। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज जानना जरूरी है, ये मदरसों को जो फंड मिलता था ये किसने बनाया था? ये एक्ट बनाया था दोस्तों अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव की सरकार में दोस्तों मदरसों को फंड दिया जाता था, और अब इस प्रथा को योगी आदित्यनाथ ने 2016 में बंद कर दिया था। लेकिन अब दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से इस पर फैसला ले लिया है, और उनका साफ कहना है कि मदरसों को जो फंड मिलता है अब नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों इस बात से साबित होता है कि फिलहाल आप समझिए, जो सरकारी स्कूल है वहां पर पैसा दिया जाता है, जो शिक्षा की चीजें वहां पर भी पैसा दिया जाता है, लेकिन मदरसों से ऐसी क्या नफरत कि मदरसों को फंड अब नहीं दिया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल आज हम रख रहे हैं, क्योंकि इसलिए भी रख रहे हैं, पहले माया मंदिर मस्जिद, और उसके बाद दोस्तों आप समझिए जिस तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं, मुस्लिम पक्ष को जानबूझकर, कभी मुस्लिम पक्ष पर यह आरोप लगा दिया जाता है कि इन्होंने पत्थरबाजी की है, कभी दोस्तों ये आरोप लगा दिया जाता है कि मस्जिद के ऊपर से पत्थर आ रहा है, कभी मुसलमानों की दरगाह के आगे जाकर भगवा झंडा लहराया जाता है, हनुमान की मूर्ति स्थापित कर दी जाती है। जब बेचारे वहां के स्थानीय लोग बोलते हैं तो उल्टा उनके ऊपर ही केस दर्ज हो जाते हैं और उनको ही आरोपी बना दिया जाता है। समझिए, आरोपी होते हैं भगवाधारी जो पत्थर मारते हैं, लेकिन आरोपी बना दिया जाता है बेचारे मुसलमानों को। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज देश में जो सांप्रदायिकता और नफरत फैल रही है, इसको लेकर देश में कई सवाल उठ रहे हैं। इसलिए भी उठ रहे हैं दोस्तों क्योंकि आज देश इन परिस्थितियों को समझ नहीं पा रहा है। आप समझिए, अगर आज इस तरीके की परिस्थिति बन रही है तो यह देश के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो मोदी सरकार को सत्ता से बाहर कर दे। अगर आपने 1 साल और सरकार को दे दिया तो ये समझ लीजिएगा कि अब देश के हालात श्रीलंका से भी बदतर होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अभी अभी पता चला है कि जो LIC सरकार ने बेची थी और उसका बुरा हाल हुआ मार्केट में। जी हाँ, पूरी तरीके से दोस्तों खत्म हो गई है LIC, पूरी तरीके से बर्बाद कर दी सरकार ने LIC को। ये LIC चलाई थी कांग्रेस ने, लेकिन बीजेपी ने धीरे धीरे कर कांग्रेस की सारी बनाई हुई संपत्तियां और धीरे धीरे करके जो सुविधाएं बनाई थी उनको मिटाने का काम किया है। जाहिर सी बात है सरकार पर सवाल उठेंगे तो सरकार को इसके जवाब भी देने होंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों मायावती का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले लोग समल कर रहे हैं, हर जात धर्म के लोग समल कर रहे हैं, जानबूझकर कभी ताजमहल कभी ज्ञान व्यापी इन मुद्दों में देश की जनता को उलझाया जा रहा है, असल मुद्दों से गायब करने के लिए और भी जानबूझकर लोगों को लड़वाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, मायावती भले ही ये बोल रही हो, लेकिन मायावती वही इंसान है जिन्होंने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत दिलवाई है। मायावती एक बहुत ही शातिर और चालाक इंसान है दोस्तों, जो कि बताने की कोशिश करती है, पल पल पर एक आध छोटा मोटा कमेंट कर जाती है बीजेपी के खिलाफ, और ये बताने की कोशिश करती है कि दरअसल उनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। फिर मैं आपको याद दिलाता हूं, मायावती के ऊपर दोस्तों छापे पड़े थे, जिसमें उनके पास दोस्तों कई अवैध जमीन मिली थी उनके और उनके भाई के पास। और दोस्तों इस जमीन को बताया जा रहा था काला धन, बेसिकली इस जमीन को छुपाया गया था। नौकर के नाम पे भी उनके भाई ने जमीनें ले रखी थी और कई ऐसी जमीनें निकली थी जिसके कारण मायावती की जायदाद जो है वो बीजेपी की नजर में आ गई थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि मायावती ने बीजेपी के खिलाफ बोलना बंद कर दिया। बताया जाता है मायावती और बीजेपी के बीच में एक डील हुई, जहां पर मायावती ने कहा कि बस अब मैं इस उम्र में जेल जाने से तो रही, तो बीजेपी ने एक डील करी कि ठीक है तुम हमारा फायदा कराओ, हम तुम्हें जेल नहीं भेजेंगे, हमारे साथ रहो। और यही कारण है जो मायावती बताने के लिए तो ऐसा करती हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ हैं। लेकिन दोस्तों असल में अगर सच्चाई में आपको बयां करूं तो सच्चाई यही है कि मायावती बीजेपी की दोस्तों बी पार्टी है, और इस बात को कोई झुटला नहीं सकता। और अगर कोई झुटलाता है तो वो सबसे बड़ा मूर्ख होगा, क्योंकि मायावती ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश के जमकर वोट उड़ाए हैं। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में घंटी आएगी उसको भी दबा दें, ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप सच्ची